क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 2 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम किसी भी मीडियम के स्टूडेंट इस चैप्टर को देखकर और लाभ उठा सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश टर्म्स काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी टर्म्स और हिंदी में पूरा का पूरा अर्थ इस चैप्टर का पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और साथ में नोट्स भी हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8, नाम है चैप्टर का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों व जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या फिर रोटी सड़ने लगती है और इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? ये कहां से आई है? You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? क्रियाकलाप 2.1 एक्टिविटी। बगीचे और मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? Activity 2.2 क्रियाकलाप। एक पोखर तालाब में से जल की बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? Take a few drop of water from the pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. Do you find tiny organisms moving around? Microorganisms 2.1 सूक्ष्म जीव। इन प्रेक्षणों से पता लगता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक आवर्धक लेंस की सहायता से देखे जा सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से चित्र 2.4 में दिखाए गए हैं। आप इन्हें देखिए। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे व जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम,
इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments है ना बीमारी या रोग। Common ailments are cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड व क्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में भी पढ़ चुके हैं। डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial diseases. You have learned about some of these microorganisms. यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। ऊपर दोनों जो पिक्चर्स हैं वो बैक्टीरिया की हैं। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर में आप देखेंगे तो वो एल्गी हैं। सेंटर में राइट हैंड साइड में प्रोटोजोआ और लेफ्ट हैंड साइड में डाउन में फंजाई दिए हुए हैं और लास्ट में राइट हैंड साइड में वायरसेस दिए। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं लेकिन कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। Where do microorganisms live? Microorganisms can be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice-cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Part 2.3 of this chapter, सूक्ष्म जीव और हम, Microorganisms and us. सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक एवं जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. मित्रवत सूक्ष्म जीव, friendly microorganisms. सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि, इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. They are also used in cleaning up the environment. For example, the organic wastes such as vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी कि चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक दही ही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava means suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why? क्रियाकलाप 2.3 एक्टिविटी 2.3 एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए, उसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया? यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6 में आप ये चीज देख भी सकते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का मुख्य आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर and mix it with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. You can see in figure 2.6. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, पेस्ट्रीज एंड केक्स। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड for a large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices. एक एक्टिविटी क्रियाकलाप 2.4 करके देख लेते हैं। 500 ml लगभग हाफ लीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1 चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब इस विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। टेक a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? This is the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. सूक्ष्म जीवों के औषधीय गुण। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें
अनेक रोगों की चिकित्सा के उपयोग में लाया जाता है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. वैक्सीन। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका अथवा वैक्सीन कार्य करता है। इस प्रकार हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन अथवा टीके के जरिए रोका जा सकता है। वैक्सीन। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Many diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन अथवा टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन व समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, वैक्सीन है जो मुंह के जरिए दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में
नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरी कारक कहते हैं। Increasing soil fertility. Some bacteria, which are given in figure 2.7, are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली, बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां व फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने पर यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूझो एंड पहेली had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected wastes of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. They put them into a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and get converted into manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. क्रियाकलाप 2.5 एक्टिविटी 2.5 दो गमले लीजिए, प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, ए और बी का चिन्ह लगा दीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए, दूसरे गमले में बी में पॉलिथीन की थैलियां, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने आदि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह के बाद उनका परीक्षण कीजिए। टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant wastes in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. क्या आपको दोनों गमलों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? अंतर क्या है देखो। आप देखेंगे कि गमला ए पादप अवशिष्ट, जिसमें पौधों का जो फालतू कचरा वगैरह सब्जियां वगैरह डाला था, उसका अपघटन हो गया है। सूक्ष्म जीवों ने उसका अपघटन कर दिया। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों ने किया। सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें खाद में बदल दिया गया और इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं, इसीलिए खाद पौधों में डाली जाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के जो पॉलिथीन की थैली थी, कांच की खाली बोतलें थी, खिलौनों के टूटे हुए टुकड़े थे, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microorganisms or microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic wastes of the plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade and harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. हानिकारक सूक्ष्म जीव, harmful microorganisms. The 2.4th part of this chapter. सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। Microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन एवं कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried out by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases include cholera, common cold, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। जब भी जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के द्वारा ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करता है उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलिस मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक होता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. There are some insects and animals which act as carriers of disease-causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So, it is advisable to always keep food covered, avoiding consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is a female Anopheles mosquito, which carries the parasites of Malaria plasmodium. Female Aedes mosquito acts as a carrier of dengue virus. हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? How can we control the spread of malaria और डेंगू? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कभी भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ व शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से ही रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। All mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere, in coolers, tires, flower pots, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. यहाँ हम
कुछ सामान्य बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं उसकी एक पूरी टेबल बनी हुई देख रहे हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि बचाव के उपाय भी यहाँ पर बता रखे हैं। ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी, ये बैक्टीरिया के कारण होती है और इसका जो ट्रांसमिशन है यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना वो एयर के जरिए ट्रांसमिट हो जाती है। मीजल्स, ये वायरसेस के कारण होता है, इसका भी ट्रांसमिशन एयर के जरिए होता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण होता है और इसका ट्रांसमिशन भी एयर के जरिए या कांटेक्ट के जरिए होता है। पोलियो, ये भी वायरस के कारण होता है, इसका ट्रांसमिशन भी एयर और वाटर के जरिए होता है। अब यहाँ पर इनके जो मेजर्स हैं, हमें इसमें पेशेंट को कंप्लीट अलग रखना चाहिए और उसकी जो निजी वस्तुएं हैं वो दूसरों से दूर रखनी चाहिए और सही एज पर उसका वैक्सीनेशन भी हो जाना चाहिए। कीप द पेशेंट in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age. Cholera और टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरिया के जरिए होते हैं और ये पानी और भोजन के जरिए फैलते हैं। तो इसमें हमें जो भी निजी सफाई का जो ध्यान है, साफ सफाई का जो ध्यान है, वो पूरी तरह से रखना पड़ेगा। साबुन से हाथ धोना, नहाना और खाना बनाने से पहले सब्जियों को धोना, पानी जो पियो वो बॉइल्ड वाटर पीना, इसके अलावा वैक्सीनेशन तो है ही है। तो ये सारी चीजें इसके बचाव के उपाय हैं कॉलेरा और टाइफाइड के, जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के कारण होता है, वाटर के जरिए फैलता है। तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे तो हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। मलेरिया, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोजोआ है। मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस के जरिए ये फैलता है। तो मॉस्किटो नेट यूज करो, मच्छरदानी, रिपेलेंट्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करो और मच्छरों की जो ब्रीडिंग है उसको रोको, यानी कि पानी कहीं पे कलेक्ट ना होने दो। ये इसके बचाव के उपाय हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग का कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, मनुष्य व मवेशियों यानी कि पशुओं में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में भी रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। टेबल 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crop. See table 2.2 for some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे पार्टी पर आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर जाने पर उसे उल्टी यानी कि वमन होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic
substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडार के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया ही है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता, तो फिर वह भ्रमित है। यानी कि कुछ चीजें या कुछ रखने का तरीका ऐसा है जिससे उन पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु, ये अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो चैप्टर का अगला भाग है 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed in color. Is spoiling of food a chemical reaction? Surely yes. Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए करना भी चाहिए। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. रासायनिक उपाय। नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। केमिकल मेथड। Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस व मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. चीनी द्वारा परिरक्षण। Preservation by sugar. जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। Preservation by oil and vinegar.
तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. गर्म एवं ठंडा करना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसे ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पॉस्चरीकरण कहते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many organisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, so it is called pasteurization. भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायु रोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी कि दालों वाले पौधे जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants like pulses. Recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in next session. नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णरहित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यहाँ नाइट्रोजन साइकिल का पूरा एक चित्र भी दिया हुआ है। इस चित्र को भी ध्यान से देखें कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस तरह से होता है। नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as
part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. अब देखें कि आपने क्या सीखा. पॉइंट्स में देख लेते हैं इनको. इन्हें आप नोट्स की तरह पढ़ें. सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते. यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण यानी कि गर्म झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं. सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं. ये एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं. जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं. विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं. विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं. कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं. कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं. प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं. कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं. कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं. ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है. मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं. विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है. What you have learned. Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environment, ranging from ice-cold climate to hot springs, deserts to marshy lands. Microorganisms are found in air, water, and in the bodies of plants and animals. They may be unicellular or multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Viruses, though different from the above mentioned living organisms, but are considered microbes. Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organisms, bacterium, plant, or animal cell. Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animal into simple substances and clean up the environment. Protozoa cause serious diseases like dysentery and malaria. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Some microorganisms resides in root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas, which is released in atmosphere. अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फिलिंग द ब्लैंक्स. सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है. Microorganisms can be seen with the help of a dash microscope. नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं,
जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, डैश में रखेंगे यीस्ट, यीस्ट की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन होता है। हैजा डैश के द्वारा होता है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द के आगे सही निशान लगाइए। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। अल्कोहल के उत्पादन में होता है। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इन चारों में से तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही एंटीबायोटिक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मारने के कारण। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल यानी कि यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। लास्ट है सेकंड नंबर में, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मोल्डिंग है, किण्वन है या संक्रमण है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन जिसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 है, कॉलम ए से कॉलम बी को जोड़ना है। यहाँ फर्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉलेरा के लिए उत्तरदायी होता है तो कॉजिंग कॉलेरा से इसको मैच कीजिए। दूसरा है राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसके साथ जोड़ दीजिए। लैक्टोबैसिलस यह दही जमाने में काम करता है इसलिए सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट यह ब्रेड बनाने में काम आता है तो बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोअन मलेरिया का कारण एक प्रोटोजोअन ही होता है तो कॉजिंग मलेरिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। ए वायरस कॉजिंग एड्स से इसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में आपको जोड़ना है। तो थर्ड नंबर आंसर भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आईज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आईज। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, fungus that grow on bread is so small that it can be seen only with the help of magnifying glass और माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, वे केवल माइक्रोस्कोप के जरिए अथवा मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? What are the major groups of microorganisms? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है there are 5 major groups of microorganisms। फर्स्ट है बैक्टीरिया, दे आर सिंगल सेल्ड, एक कोशिक होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी फैलाने वाले होते हैं। दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड, ये जलेबी के आकार में घूमे हुए अथवा एक छड़ की शेप में होते हैं। फंजाई, दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये अधिकतर बहुकोशीय होते हैं और बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। प्रोटोजोआ, they mainly include microorganisms such as amoeba, plasmodium. They are unicellular और multicellular। इसमें अमीबा व प्लाज्मोडियम आते हैं प्रोटोजोआ में और ये एक कोशीय अथवा बहुकोशीय हो सकते हैं। वायरस, viruses are disease causing microbes that reproduce only inside the host organism। वायरस भी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स हैं और ये केवल परजीवी में ही गुणन कर सकते हैं। एल्गी, दे इंक्लूड मल्टीसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज स्पाइरोगायरा, श्लैमिडोमोनास एक्सेट्रा।
क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आंसर, बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compounds. These nitrogenous compounds can be easily utilized by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. तो राइजोबियम व नीले हरे शैवाल ये मिट्टी में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं और उन्हें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, जिन्हें प्लांट आसानी से जड़ों के जरिए ले लेता है और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में, पोषण में उन्हें प्रयोग में ले लेता है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू naked eyes. However, they are vital to plants and the environment. Importance of microorganisms. They are used in wine making, baking, pickling and other food making processes. Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. A bacterium, Lactobacillus, promotes the formation of curd. Microbes are used to produce pollution. For example, decomposers such as bacteria and fungi break down dead bodies and excreta to form inorganic compounds which can be observed by the plants. They are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, Rhizobium and some other blue-green algae. Microbes also play an important role in the preparation of medicines. Antibiotics are chemicals produced by microorganisms to kill bacteria. Streptomycin, for example, is an antibiotic. Certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluents. Question number 8. सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। Write a short paragraph on the harmful effects of microorganisms. Answer. Harmful effects of microorganisms. Microorganisms cause diseases in animals. For example, in humans, bacteria cause diseases such as tuberculosis, cholera, typhoid, etc. In cattle, the foot and mouth diseases is caused by a virus. Also, several microbes cause diseases in plants. For example, the productivity of wheat, orange, apple, etc. is reduced due to microbial disease in plant. Certain microbes on entering into our body produce toxic substances. This lead to food poisoning. Some microorganisms such as fungus spoil our food. For example, bread when left unused under moist condition gets spoiled by fungus, producing a white cotton-like growth on the bread. Question number 9. प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? Answer. Antibiotics are medicines produced by certain microorganisms to kill other disease-causing microorganisms. These medicines are commonly obtained from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, penicillin, etc. are common antibiotics. Precautions to be taken while using antibiotics. Antibiotics should be taken under the supervision of a well-qualified doctor. Course means intake of antibiotics should be completed as per the prescription given by the doctor. Antibiotics should be taken in the right amount and at the right time. Wrong dose of antibiotics may the drug ineffective. Also, excessive consumption of drugs may kill the useful bacteria present in our body. And that's it. उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। So, thanks for watching. Have a nice day. स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।